स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज आपको कहानी सुनाएंगे ज्ञानवापी के पूरे इतिहास की। करीबन 32 साल पहले ये जो मामला था, ये जो विवाद था, ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद, ये अदालत में पहुंचा था। लेकिन तब से आज तक इसमें क्या हुआ है ये आज आपको बताने वाले हैं। ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये आज आपको बताएंगे। उस समय पे जो इतिहासकार थे उनके प्रमाणों से, उनके हवाले से क्या चीजें हमारे सामने निकल कर आती है। क्या सच में एक दो बार नहीं, 3 बार, लगभग 3 बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था? ये सब आज आपके सामने क्लियर होने वाला है। और आपको जो उस समय के फॉरेन ट्रेवलर्स जो आते थे, जो फॉरेन हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, जो उस दौरान भारत में आए थे, बनारस गए थे, उन लोगों के प्रमाण से, उन लोगों के टेक्स्ट से, बुक से क्या निकलता है ये आज आपको बताएंगे। और साथ ही जो मुगल साम्राज्य के हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, उन लोगों ने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में क्या कहा है, ये सब आज आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। और आज का ये जो एपिसोड है हमारा, जो एक एपिसोड था राम मंदिर के ऊपर, अयोध्या राम मंदिर के ऊपर, जो हमने आपके लिए पूरा फुल फैक्ट्स के साथ में 1528 से लेकर 2022 तक पूरा कवर किया था, उसको टाइमलाइन के साथ, जैसे हमने वो आपको बताया था, आज हम ये ज्ञानवापी, ये जो इशू है जो चल रहा है लगातार, ये आज आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में करीबन 18 जो पुराण है, उनमें से सबसे लार्जेस्ट पुराण बताया जाता है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण का जो टेक्स्ट है वो मिलता है करीबन 5th to 8th सेंचुरी CE से। इस समय से ये टेक्स्ट इसका इतना पुराना बताया जाता है। और इसके बाद में ये है कि स्कंद पुराण के अंदर जो 7 खंड है अलग अलग, उन 7 खंड में से काशी खंड जो है, करीबन 4थे नंबर का जो खंड है, काशी खंड, काशी खंड के बारे में ये बताते हैं कि काशी विश्वनाथ और बनारस और वाराणसी के लिए अगर जो सबसे पुराना और सबसे प्रमाणिक प्रूफ है उस जगह के बारे में आपको अगर जानने के लिए, तो वो काशी खंड है स्कंद पुराण का। इसी काशी खंड में स्कंद पुराण के एक इवेंट का जिक्र किया गया है। और ये इवेंट कुछ इस तरह से हुआ था। ये उस समय की बात है जब धरती के ऊपर पानी नहीं था और गंगा जो है, माँ गंगा, उनका ओरिजिनेशन नहीं हुआ था, वो ओरिजिनेट भी नहीं हुई थी। तो ये गंगा के पहले की बात है, धरती पर पानी के पहले की बात है। और इसमें यह बताया गया है कि महादेव शिव के एक रूप ईशान धरती पर आते हैं वाराणसी के अंदर, और उन्होंने एक कुआं, एक ज्ञानवापी वहां पे खुद से उसको खोदा एक कुएं को, जिसको कहते हैं ज्ञानवापी, मतलब द वेल ऑफ विजडम, ज्ञान के पानी का कुआं। और ये उन्होंने खोदा किसके लिए? जो विश्वेश्वर शिवलिंग थी उनके लिए। इस पूरे इवेंट का वहां पे जिक्र आता है स्कंद पुराण के काशी खंड के अंदर। लेकिन ये हो गई पौराणिक बात। अब बात करेंगे हम हिस्टोरियंस की, इतिहासकारों की। और इतिहासकारों के हवाले से हमें क्या क्या बताया जाता है। ऐसा बताते हैं कि 11वीं सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाया था। और इसके बाद ये मंदिर यहाँ पे लगातार था। लेकिन 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर पहली बार अटैक होता है। अब इसके प्रमाण कैसे मिलते हैं और ये देखने को कहां मिलता है, ये आप देखिए। 12th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी के बीच में, 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में, एक पर्शियन स्कॉलर थे, एक पर्शियन हिस्टोरियन थे, हसन निजामी। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी इस समय, ताजुल मासिर। ताजुल मासिर, ये जो इनकी किताब थी, उसमें उन्होंने बताया इस तरह का एक पूरा जिक्र किया एक इवेंट का 12वीं शताब्दी के, जहां पे उन्होंने बताया कि साल 1194, 1194 में, समवेयर बिटवीन कन्नौज और इटावा, कन्नौज और इटावा के बीच में कहीं पे चंदावर नाम की एक जगह है, वहां पे 2 आर्मीज का लड़ाई हो जाती है, 2 फौजों की वहां पे लड़ाई हो जाती है। और ये फौज थी, एक फौज थी कन्नौज के राजा जयचंद की, और दूसरी फौज थी मोहम्मद गौरी की, जो उसका कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी। इन दोनों फौजों की जब यहाँ पे लड़ाई होती है, इस लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ आसनी, बैटल ऑफ आसनी, बैटल ऑफ चंदावर। तो ये जो लड़ाई जब हुई थी, तो इसमें जयचंद को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का कमांडर था, उसने जयचंद को यहाँ पे हराया। और इसके बाद में इन लोगों का आगे इरादा था कन्नौज को डिफीट करने का, कन्नौज के ऊपर कब्जा करने का। और यहाँ बताया जाता है कि कन्नौज में जो राजा जयचंद का जो लड़का था, वो तैयारी कर रहा था, अपनी प्रिपरेशन कर रहा था कन्नौज को डिफेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने
कन्नौज बढ़ने की जगह गंगा किनारे बसे बनारस के ऊपर कब्जा कर लिया। इनकी जो पूरी आर्मी थी वो उस समय बनारस की तरफ बढ़ना शुरू करती है। गंगा किनारे बसी एक बहुत ही पवित्र नगरी, और बताया जाता है उस समय के राजा जो कन्नौज के राजा हुआ करते थे, उनका फाइनेंशियल सेंटर भी मानी जाती थी जो बनारस थी। तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे बैटल ऑफ आसानी को, बैटल ऑफ चंदावर को जीतने के बाद में, जयचंद को हराने के बाद 1194 में ये जो बनारस था इस पे कब्जा कर लिया। ताजुल मसिर में ये जो बुक है हसन निजामी की, ताजुल मसिर में ये जो पर्शियन स्कॉलर हैं वो ये लिखते हैं कि फ्रॉम असानी द रॉयल आर्मी मार्च टुवर्ड्स बनारस। असानी से ये जो आर्मी थी वो बनारस की तरफ बढ़ती है, और बनारस वो जगह जो हिंदुस्तान का सेंटर है, इट इज द सेंटर ऑफ हिंदुस्तान। और यहाँ पे ये जो आर्मी थी इसने करीबन 1000 मंदिरों को इंक्लूडिंग काशी विश्वनाथ डिस्ट्रॉय कर दिया, डेमोलिश कर दिया। ये पहला प्रूफ यहां से पुख्ता मिलता है कि इस तरह से इस आर्मी ने जो लगातार बढ़ी थी इसकी मोहम्मद गौरी की, पहली बार यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर को 1194 के आसपास डेमोलिश किया, तोड़ा है। तो ये यहाँ से पहला हमें प्रूफ इस तरह का मिलता है, जो कि आपको ताजुल मासिर में हुसैन निजामी ने इस तरह से लिखा हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है आईएएस बनना, इस एग्जाम को क्रैक करना, तो यहाँ पे भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लेकर आया एक प्रोग्राम P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, इस प्रोग्राम का नाम है। और यहाँ पे आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। यहाँ आपको 2 बैचेस मिल जाएंगे, एक मॉर्निंग बैच है, एक इवनिंग बैच है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इनमें से एक बैच चूज कर सकते हैं। और नीचे जो आपको कोड दिख रहा है VJ Live, इस कोड को यहाँ पे लगाते ही जो आप ये कोर्स परचेज करेंगे, इस कोड को जो आप यहाँ लगाएंगे तो आपको जो 65,000 का कोर्स है वो 29,999 में मिल जाता है। 65,000 का कोर्स आपको 30,000 मिल जाएगा। आप यहाँ पे एक बड़ा डिस्काउंट तो लेंगे ही, लेकिन अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत भी बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस कोड को लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा तब तक हिंदुओं के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर बहुत सारे ऐसे अटैक टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पर होते रहे। लेकिन जैसे ही इसका शासन खत्म होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसके बाद में इल्तुतमिश का जब शासन आया तो ये अटैक जो थे वो कम हो गए। और यही वो समय था, इल्तुतमिश जब पावर में था, जब बनारस के इस एरिया के, ये जो पूरा वाराणसी का एरिया है, यहाँ के जो कुछ हिंदू बिजनेसमैन हुआ करते थे, कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने रॉयल ऑफिसर्स की मदद के साथ में, जो ऑफिसर्स वहां पे तैनात थे उनकी मदद से वहां पे दोबारा से पूजा पाठ शुरू की, वहां पे मंदिरों का निर्माण फिर से शुरू किया। और ये बताया जाता है कि इसी टाइम पीरियड में, ये सेम टाइम पीरियड था, करीबन 1296 का, 1296, ये 1296 का टाइम था जब दोबारा से एक बार विश्वनाथ टेम्पल जो था, जो विश्वनाथ मंदिर था, काशी विश्वनाथ मंदिर, उसको दोबारा से बनाना शुरू किया गया था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अब 1359 से 1360, ये वो जो समय आने वाला था, आगे आने वाले आप देखिए करीब से 60 सालों के अंदर ही 1359 में ये मुश्किलें जो थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो दोबारा बढ़ना शुरू होती हैं जब शर्की कम्युनिटी जो थी, जो शर्की डायनेस्टी थी, उसका आना होता है। अब शर्की डायनेस्टी किस तरह से आई थी कि जौनपुर जो जगह है, जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने 1359 से 1360 के बीच में एस्टैब्लिश किया, बनाया था। और जौनपुर में ही जो शर्की डायनेस्टी का जो मलिक सरवार था, मलिक सरवार ने अपना एक इंडिपेंडेंट अलग पूरी सल्तनत को सेटअप कर दिया था जौनपुर के अंदर ही। यहां से जब ये सेटअप होता है पूरा इंडिपेंडेंट सल्तनत इसकी, तो आगे जाके जो इसके वंशज आए थे मलिक सरवार के, वो लोग भी क्योंकि इसकी गद्दी पे बैठते थे आके, तो इन्हीं में से एक वंशज आया था महमूद सरकी। तो महमूद शर्की जो ये था मलिक सरवार का वंशज, ये एक इंडिपेंडेंट रूलर बना था जाके, पहले ही वजीर था, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट रूलर बना था अपने जो इसके ऊपर जो थे उनके मरने के बाद। तो जब ये रूरल यहाँ पे रूलर बनता है, ये शासक बनता है, तो इसने यहाँ पे पहली बार दोबारा से मंदिरों को तोड़ना चालू किया। और इसने मंदिरों को इस पूरे बनारस के एरिया के आसपास के एरिया के, मुल्तान वगैरह सब जगह के आसपास के मंदिरों को यहाँ पे इसने तोड़ना शुरू किया। और जब ये मंदिर तोड़ रहा था तो इस समय बताया जाता है कि करीबन 1436 से लेके 1458 तक, 1436 से लेके 1458 तक इसने कई सारे ऐसे मंदिर बनारस के तोड़े हैं। और यहाँ पे एक बार फिर से दूसरी बार
काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। ये बताया जाता है कि एक बार फिर से यहाँ पे मलिक सरवार के जो वंशज था महमूद शर्की, इसने तोड़ा था सेकंड टाइम। अब जब यहाँ पे दूसरी बार मंदिर टूटता है तो इसके करीबन 125 सालों तक कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। लेकिन 125 साल बाद सेकंड डेमोलिशन के अकबर का समय आता है, और अकबर के समय में ये बताया जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने अपने जो उनके लड़के थे गोवर्धन दास को ये टास्क दिया था। उनको ये कहा था कि अब आप इस मंदिर को एक बार बनवाइए दोबारा, काशी विश्वनाथ मंदिर को। तो ये बताया जाता है कि 1585 में अपने पिता के आदेश मिलने के बाद गोवर्धन दास ने टोडरमल का आदेश मिलने के बाद एक बार दोबारा से रीबिल्ड कराना शुरू किया काशी विश्वनाथ मंदिर को। अब ये तीसरी बार हो रहा था जब विश्वनाथ मंदिर को बनवाया जा रहा था। ये बताया जाता है कि टोडरमल के आदेश के बाद में गोवर्धन दास ने यहाँ पे बनवाना शुरू किया मंदिर को। और ये बताया जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 5 साल पहले ही 1580 में राजा टोडरमल के जो मेंटोर थे, जो उनके गुरु थे, जो बताए जाते हैं उनके गुरु थे नारायण भट्ट, उन्होंने मुंगेर की लड़ाई को जीतने के बाद में राजा टोडरमल को ये कहा था कि अब तुम इस लड़ाई को जीतने के बाद ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है इसको एक बार फिर से रीबिल्ड कराओ। तो उनकी एडवाइस पर यहाँ पे टोडरमल ने अपने जो लड़के थे उनके गोवर्धन दास, उनको ये आदेश दिया था। उसके बाद में 1585 में ये मंदिर दोबारा से बनवाया जाता है, काशी विश्वनाथ मंदिर। लेकिन आप ये देखिए कि करीबन सिर्फ 9 दशक बीतते हैं, 90 साल करीबन यहाँ से बीतते हैं, और 1658 में साल 1658 आता है और एक बार फिर से थर्ड टाइम मंदिर के ऊपर जो आप कहें कि संकट था एक तरह का, वो मंडरा रहा था। एक बार तीसरी बार उसको तोड़ा जाने वाला था। तो अब यहां से ये चीज सामने आती है। 1658 में शाहजहां जो थे वो बीमार पड़ते हैं। शाहजहां के जो चारों लड़के थे वो एक दूसरे से लड़ाई करने लगे गद्दी के लिए, और उस लड़ाई के बीच में जो उनका सबसे, एक तरह से कहा जाए सबसे खूंखार जो लड़का था औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब यहाँ पे जीतता है और अपने भाइयों को हराने के बाद, अपने पिता को कैद करने के बाद ये गद्दी पे आके बैठ जाता है। अपने जो उसके भाई थे शुजा और दारा, उन दोनों को हराया, अपने पिता शाहजहां को कैद किया और ब्रूटली उनको मारने के बाद में अपने भाइयों को इसने यहाँ पे आके गद्दी हासिल की। औरंगजेब के बारे में ये बताया जाता है उस समय के, और ये बताते हैं पूरे जो टेक्स्ट हैं, जो प्रूफ टेक्स्ट हैं, उस समय के जो हिस्टोरियन हुआ करते थे औरंगजेब के समय, साकी मुस्तैद खान, इन्होंने अपने पूरे एक बहुत बड़ी एक किताब इन्होंने जो लिखी है औरंगजेब के ऊपर, जिसके में बताया गया है कि अगर औरंगजेब के ऊपर आपको कुछ भी पढ़ना है उसके इवेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब जब जब उसका जितना शासन रहा है हर साल के अकॉर्डिंग इंसिडेंट उसमें उस किताब के अंदर लिखे हैं साकी मुस्तैद खान ने। ये जो किताब है इसका नाम है मासिर-ए-आलमगीरी। ये जो मासिर-ए-आलमगीरी है ये इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, और ऐसा बताया जाता है कि इसमें एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट्स के हिसाब से लिखा हुआ है जो क्या क्या औरंगजेब ने किया है। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर लिखा क्या है। एग्जैक्ट डेट के साथ करीब अप्रैल 1669 1669 ये लिखा हुआ है इसमें कि जब औरंगजेब को पता चलता है कि बनारस में ब्राह्मण जो लोग हैं वो स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको अपने धर्म की रीति रिवाज, अपने धर्म की बातें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जब औरंगजेब के कानों में ये बात पड़ती है तो करीबन तारीख के साथ में इस किताब के अंदर मासिर-ए-आलमगीरी में लिखा हुआ है साकी मुस्तैद खान ने तारीख के साथ में कि 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया कि जिन्होंने कि ये जो जितने भी ब्राह्मण हैं जो पढ़ा रहे हैं इन स्कूलों में, यहाँ पे जाइए और ये जो जिसमें 3 प्रांत हैं, इनमें टाटा, मुल्तान और बनारस, यहाँ के मंदिरों और स्कूलों को ध्वस्त करने का उसने फरमान जारी किया, आदेश दिया। ये तारीख के साथ में 8 अप्रैल 1669 में इसने ये फरमान यहाँ से जारी किया औरंगजेब ने। ये इस किताब के अंदर मासिर-ए-आलमगीरी में लिखा है। इसके बाद इसमें क्या लिखा है, पेज नंबर 55 पर, इसी किताब का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पेज नंबर 55 पर जब औरंगजेब के जो उसका 12वां साल था शासन का, उसका जिक्र हो रहा है, तो वहां पे ये लिखा हुआ है साफ तौर पर कि इट वाज रिपोर्टेड दैट अकॉर्डिंग टू एम्परर्स कमांड हिज सीनियर्स, हिज ऑफिसर्स had demolished the temple of
विश्वनाथ एट काशी, अपने एम्परर के कमांड से ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल था, जो मंदिर था, इसको डेमोलिश कर दिया गया है। और ये एग्जैक्ट डेट इसमें बताई गई है सितंबर 1669 की, सितंबर 1669 की। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है ये मासिर आलमगीरी में साकी मुस्तैद खान के द्वारा कि आदेश की तालीम हो चुकी है सितंबर 1669 में। और इसी के साथ मंदिर को तीसरी बार तोड़ा गया। ये तीसरी बार था जब मंदिर को एक बार फिर से तोड़ा गया और इसके बाद यहाँ पे मस्जिद बनाई गई। काफी सारे जो हिस्टोरियंस जो तब से अब तक के हैं, चाहे ऐसे लोग हों जिन्होंने बुक्स लिखी हैं काशी के ऊपर, चाहे वो लोग हों जो उस समय के हिस्टोरियंस थे या जो ट्रेवलर्स आए, सभी ने एक बात मानी है कि औरंगजेब ने आके यहाँ पे मंदिर को तोड़ा था, काशी विश्वनाथ मंदिर को, और उसके बाद यहाँ पे मस्जिद बनाई थी। तो साकी मुस्तैद खान की मासिर आलमगीरी में हमें ये समझ में आ जाता है, जब उन्होंने डेट के साथ में बताया हुआ है कि औरंगजेब ने कब फरमान जारी किया मंदिरों को तोड़ने का, कब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, ये सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अब जब औरंगजेब का जो काल शासन था वो खत्म होता है, इसके बाद जो मुगल रूल था वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ में जो मराठा थे उस समय, मेवाड़ था, इनकी पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब जब इनकी पावर बढ़ना शुरू हुई तो ये जो पूरा एरिया था जहाँ पे सबसे ज्यादा मंदिर ये तोड़े गए थे बनारस में, उस समय का बनारस, तो यहाँ पे फिर से मंदिरों को बनाना शुरू किया जाता है। और इस बार इसमें साथ देने वाले थे रीवा के जो रूलर्स थे, वो जो रीवा के शासक थे मध्य प्रदेश के, वो, उसके बाद जो मेवाड़ के शासक थे वो, और यहाँ पे साथ में जो सबसे बड़ी मदद, जो सबसे बड़ी पहल की, वो की इस समय पे करीबन ये 1700 के आसपास की बात है। ये सबसे बड़ी पहल करती हैं इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया कि यहाँ पे जो आसपास की जो एरिया था, ज्ञानवापी जो मस्जिद बन चुकी थी, इसके आसपास के एरिया की जो जमीन थी उसको खरीद लिया। और इस जमीन को खरीदने के बाद अवध के नवाब से परमिशन ली कि हम इस जमीन के पास, इस जमीन पर मस्जिद के पास में एक काशी विश्वनाथ का मंदिर दोबारा से बनवाना चाहते हैं। यहाँ से परमिशन मिलती है और जिसके बाद में 1777 को, 1777 को जन्माष्टमी का दिन था इस साल, जिस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर को यहाँ पे बनाया जाता है अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। इसके बाद में ये भी बताया जाता है कि 1829 में, 1829 में जो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने इस मंदिर के डेकोरेशन के लिए करीबन 821 किलोग्राम सोना भेंट किया था, डोनेट किया था। तो ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं, जिसके बाद से अब ये मंदिर जो लगातार अभी सामने है। इसके बाद लेकिन ये जो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर का जो तोड़ा जाना था, ये लगातार जो जब से तोड़ते हुए आ रहे थे, इसके बाद में इसके प्रमाण जो हैं ये एक और जगह से मिलते हैं। 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में जो इंग्लिश ऑथर जेम्स प्रिंसेप ये भारत आए हुए थे और इन्होंने यहाँ पे भारत आके, बताया जाता है कि 1831 में, 1831 में अपनी एक बुक निकाली थी। अपनी इस बुक का इन्होंने नाम रखा था बनारस इलस्ट्रेशन। इस बुक के अंदर ये जो जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने मेटल लिथोग्राफी का यूज किया था। इस पूरे जो बनारस था उसको इन्होंने पूरा नापा था, देखा था किस तरह से कहाँ पे बनारस में क्या चीज है। और साथ ही इन्होंने ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर था उसका पूरा एरिया, पूरा का पूरा उसको इलस्ट्रेट किया हुआ था अपनी लिथोग्राफी से। मेटल लिथोग्राफी एक टेक्निक जो होती है, उससे अपनी डिजाइन्स और प्रेजेंटेशन में इन्होंने इस तरह से दिखाया था। यहाँ पे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें से निकल के आए थे और इन्होंने ये बताया था कि किस तरह से औरंगजेब ने यहाँ पे इस मस्जिद को बनाया है मंदिर को तोड़ने के बाद। ये इन्होंने यहाँ पे बताया था अपनी पूरी उस बुक के अंदर। कई सारे इन्होंने वहां पे उसमें इस तरह के प्रूफ्स दिए हुए हैं। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जो एविडेंस है कई सारे ऐसे मिलते हैं दीवारों के ऊपर, कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिलती हैं जो कि हिंदू कल्चर से रिलेटेड है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जो इनका लिथो आर्ट था उसमें इन्होंने जो नंदी था, जो राइट साइड में नंदी है टेम्पल के बाहर एक्सट्रीम राइट में, उनको एक्यूरेट उसी पोजीशन में दिखाया जो वहां पे अपने इन्होंने आर्ट के अंदर दिखाया था। और सेम आर्ट अपना जो डिजाइन बनाई है इन्होंने किताब के अंदर, उसमें बिल्कुल उसी तरह का वो पूरा डिजाइन है जो वहां पे उस समय हुआ करता था मंदिर का। तो अब ये सब चीजें यहाँ पे बताते हैं। साथ ही यहाँ पे ये बताते हैं कि एक साइड का जो मंदिर था, जो नंदी की साइड का मंदिर है, जो नंदी की साइड का एरिया था, उसको छोड़ दिया गया था
उसको नहीं डेमोलिश किया गया, उसको नहीं तोड़ा गया था, और जो उसके राइट साइड का एरिया था पूरा, उस मंदिर के पूरे एरिया को तोड़ दिया गया था। तो ऐसा बताया जाता है कि कई सारे हिस्टोरियंस, कई सारे इतिहासकार, ट्रेवलर्स जो आए उस समय, वो ये मानते हैं कि मंदिर को तोड़ा गया था, और एक बार नहीं बार बार तोड़ा गया था। कई बार ऐसा हुआ था जब मंदिर को तोड़ा गया। लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ा कैसे, अब ये मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा? तो मामला कोर्ट में पहुंचने से पहले करीबन 1984 में पहली रिलीजियस पार्लियामेंट लगाई जाती है हिंदुओं की, दिल्ली के अंदर। करीबन 558 हिंदू थे जिन्होंने पूरे पैन इंडिया से नेशन वाइड ये रेजोल्यूशन लिया था कि जो 3 ऐसे क्रिटिकल हिंदू श्राइन्स है, मतलब जो क्रिटिकल ऐसे 3 मंदिर है जिनको तोड़ के मस्जिद बना दी गई है, जिनमें अयोध्या राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर, इनके ऊपर हम प्रण लेते हैं कि हम इनको दोबारा से बनवाएंगे। तो ये यहाँ पे जब होता है, इन सब चीजों को देखते हुए, इस रिलीजियस पार्लियामेंट को देखते हुए हिंदुओं की, यूनियन गवर्नमेंट ने, और जो उसमें 1991 में जो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने क्या किया कि ये सब चीजें देखते हुए, बाबरी मस्जिद का जो आंदोलन था, ये जो अयोध्या राम मंदिर आंदोलन था, इसको देखते हुए 12 सितंबर 1991 को राज्यसभा के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पास कर दिया। अब यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास होता है, जिसके तहत ये बताया गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थली जो भी होगी, उसको दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। ये यहाँ पे बता दिया गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। ये सब होता है, लेकिन इस बीच में राम मंदिर का जो मुद्दा था वो बहुत ही ज्यादा उफान पर था, चरम पर था अपने। लेकिन इसके बाद में अब ये मामला जो था ज्ञानवापी का, ये मामला जो था काशी विश्वनाथ का, ये सबसे पहली बार अदालत में कब पहुंचता है? अयोध्या राम मंदिर इस समय चल रहा था, लेकिन ये जो मामला था वो सबसे पहली बार अदालत में पहुंचता है साल 1991 में। 1991 में राम मंदिर आंदोलन के चलते हुए करीबन बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया है, जो उसका डेमोलिशन हुआ है बाबरी मस्जिद का, उसके 1 साल पहले पहली लीगल पिटीशन वाराणसी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की जाती है 1991 में। और उस पिटीशन में ये कहा गया था कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके ओरिजिन को लेकर ये पूरी पिटीशन है कि इसका ये कहाँ से आई है, ये कहाँ से कब बनी है, इसके पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। ये पूरी पिटीशन डाली गई, और ये पिटीशन डाली थी उस समय के जो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी थे, उनके जो आगे के जो वंशज रहे हैं, उन लोगों ने, जिनमें पंडित सोमनाथ व्यास, उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट हरिहर पांडे, संस्कृत प्रोफेसर राम रंग शर्मा, ये 3 लोग थे जिन्होंने शुरुआत में 1991 में ये पिटीशन यहाँ पे डाली कोर्ट में सबसे पहली बार वाराणसी में। इनका कहना था कि जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स है वो मंदिर का था, काशी विश्वनाथ मंदिर का था, जिसको 16वीं शताब्दी में औरंगजेब ने आके यहाँ पे तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी है। जब इन्होंने यहाँ से ये चीज कही, इसके बाद में जो मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी थी, उन लोगों ने इसको चैलेंज करते हुए ये आगे अपने कोर्ट में वो लोग भी आ गए, और उन्होंने कहा कि ये जो 1991 एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका उल्लंघन है। यहाँ से मामला करीबन 20 सालों तक इस तरह से चला था। ये मामला लगातार कोर्ट में रहता है, अदालतों में रहता है, और 20 सालों के बाद में 1991 से ये मामला चलते चलते, इसके बाद करीबन, क्योंकि ये हुआ था कि इस मामले को 1998 में लोअर कोर्ट ने इसके बाद इसको डिसमिस भी कर दिया था। तो लेकिन 20 सालों के बाद में करीब यहाँ से दिसंबर 2019 अयोध्या राम मंदिर के फैसले आने के बाद ही, अयोध्या राम मंदिर का फैसला इधर आया दिसंबर शायद 2019 में ही, आखिरी के कुछ महीनों में, और इसके बाद दिसंबर में ही करीब 1 महीने बाद ही ये एक फ्रेश पिटीशन डाल दी जाती है। एक लॉयर हैं विजय शंकर रस्तोगी, उनके द्वारा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और इस बार ये पिटीशन डाली गई थी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के नाम पे। उनके नेक्स्ट फ्रेंड बनके विजय शंकर रस्तोगी ने अपनी ये पिटीशन यहाँ पे डाल दी थी। जब ये पिटीशन डालते हैं, इन्होंने ये इसमें डिमांड किया था कि अब एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए इस पूरी की पूरी डिस्प्यूटेड साइट का। डिस्प्यूटेड साइट का मतलब जो अंदर जो पूरा एरिया है जहां पे बताया जा रहा है कि अंदर यहाँ पे शिवलिंग है, उस पूरे एरिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए। अब ये मैटर यहाँ पे दोबारा खुलता है वाराणसी सिविल कोर्ट में, करीब अप्रैल 2021 में मैटर दोबारा से खुला, और इसके बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जो जज थे, जज आशुतोष तिवारी,
उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया कि आप 5 लोगों की, 5 एक्सपीरियंस लोगों की, सर्वेयर्स की टीम ऐसी बनाइए और इसके बाद में इस जो टीम बनेगी, जो कमेटी बनेगी, उसको भेजिए सर्वे करने के लिए। लेकिन अब इस बीच में जो मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट को अप्रोच करते हैं, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ये इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। इसी के अगले महीने अगस्त 2021 में विश्व वैदिक संस्थान संघ की 5 महिला थी, हिंदू महिलाएं, वो पिटीशन डाल देती हैं वाराणसी सिविल कोर्ट में। अब वो उनका कहना था यहाँ पे कि हमें परमिशन दीजिए जो श्रृंगार गौरी मंदिर है माता का, वहां पे गणेश मंदिर में, हनुमान मंदिर में और नंदी की जो प्रतिमा है उसकी पूजा करने का हमें परमिशन चाहिए, इनकी पूजा करने का, जो माँ श्रृंगार गौरी है उनकी और गणेश और हनुमान जी की। ये यहाँ पे जब पिटीशन डालती हैं तो क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पिटीशन पहले से गई हुई थी जो मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी उनकी, तो ये जो अपील थी उसको स्टे कर दिया जाता है और ये जो सारी प्रोसीडिंग्स थी एक बार के लिए इनके ऊपर पूरा स्टे लग जाता है। तो यहाँ पे अगस्त 2021 में विश्व वैदिक सनातन संघ की जो महिलाएं थी इन्होंने पिटीशन डाली, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से अभी फिलहाल के लिए इस पे स्टे लग जाता है करीबन सितंबर 2021 में। स्टे लगने के बाद में करीब 10 महीने निकलते हैं। 10 महीने बाद ये मामला फिर से उठता है अप्रैल 2022 में। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को अपॉइंट किया एडवोकेट कमिश्नर बना के। एडवोकेट कमिश्नर उन्हें बनाया गया था एक पूरे सर्वे का, जो वीडियोग्राफिक सर्वे होना था उसका। अब यहाँ वीडियोग्राफिक जो सर्वे होना था ज्ञानवापी मस्जिद का, तो यहाँ पे ये था कि ये देखा जाए कि हिंदू आइडल्स हैं अंदर के नहीं, या फिर जो बताया जा रहा है इस समय पे कि जो वजू खाना है, तो वजू खाने के अंदर जो शिवलिंग है वो असल में शिवलिंग है, या फिर जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो एक फाउंटेन है, वो एक फव्वारा है, तो ये क्या है। तो इसका सर्वे होना था। तो जो मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी थी, जैसे उनको ये बात पता चली कि इसका सर्वे के लिए इजाजत दे दी और जो अजय कुमार मिश्रा है उनको एडवोकेट कमिश्नर बना दिया है, इस पूरे सर्वे का हेड बना दिया है, तो ये लोग यहाँ से एक बार फिर से चले जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जो मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी थी। तो ये सब चीजें सामने आती हैं। लेकिन इसके बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरी इनकी जो अपील थी इसको खारिज किया और सर्वे को शुरुआत की गई सर्वे की। अब सर्वे यहाँ पे शुरू होता है 6 मई को सर्वे शुरू हुआ और 13 मई की बात है करीबन, जब जो मस्जिद कमेटी थी, जो मुस्लिम साइड थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये आर्ग्यू किया था, ये बताया था कि ये जो सेक्शन 4 है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, ये उसका उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे इसको स्टे करते हुए, इस सर्वे को रखते हुए, इनसे ये कहा था कि आपका ये जो मैटर है उसको जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है उन तक हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पे अब ये मैटर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के लिए फॉरवर्ड किया जाता है और ये वही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे जो अयोध्या राम मंदिर के भी फैसले में जो 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी उसमें भी शामिल थे। तो अब ये मामला यहाँ से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। 16 मई 2022 की बात है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले दिन होने वाली थी और अभी जो सर्वे की रिपोर्ट थी वो भी नहीं आई थी। लेकिन इसके पहले ही वाराणसी सिविल कोर्ट ने 16 मई को, एक दिन पहले ही, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये आदेश दिया कि आप ये जो पूरा एरिया है मस्जिद के अंदर का, इसको सील करवा दीजिए और जो शिवलिंग है, जो जहाँ पे मिला है शिवलिंग उस वजू खाने में, उस पूरे एरिया को यहाँ पे सील करवा दीजिए। यहाँ पे सील करवा दिया जाता है। लेकिन अगले दिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने जो सुनवाई की थी, उसमें उन्होंने ये बताया, उस जो बाद में हियरिंग के बाद में जो उनका आदेश निकला था वो ये था कि शिवलिंग को प्रोटेक्टेड रखते हैं वहां पे, जो बताया जा रहा है कि ये शिवलिंग है इसके अंदर, जिसको मुस्लिम साइड कह रहा है कि वो फाउंटेन है, वो फव्वारा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको प्रोटेक्टेड रखते हैं और इसको सुरक्षित रखा जाए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे यहाँ क्लियर कर दिया कि मुस्लिम जो डिवोटीज हैं वो नमाज के लिए अंदर जा सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इसी के बाद में इसको अगली हियरिंग के लिए टाल दिया गया करीबन 19 मई 2022 तक। अब मई 2022 में
सर्वे कमेटी जो थी उसने अपनी 2 रिपोर्ट्स पेश की थी। इन 2 रिपोर्ट्स के अंदर कई सारी ऐसी चीजें निकली थी जिससे ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे अंदर मंदिर के कुछ बड़े सबूत मिले हैं। इसमें ये चीजें मिली थी कि जो कुछ ऐसे वेस्टर्न वॉल जो थी वहां पे स्वास्तिक और त्रिशूल के सिंबल्स मिले थे। उसके बाद स्टोन्स के ऊपर कई सारा एंशिएंट इंडियन टेम्पल्स का वर्क था। तो ये चीजें यहाँ से सामने आती हैं, लेकिन इसके बाद ये मामला लगातार लंबा चला। सर्वे जो था, रिपोर्ट थी, उसके बाद भी आगे कई सारी इस पे चीजें दोनों पक्षों ने बोली हैं और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसको वाराणसी कोर्ट में भेज दिया और अब फिर से एक बार 2023 में इस समय पर ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ आया, दोबारा फिर से आया सामने। एक बार फिर से जो सर्वे होना है, वीडियोग्राफिक सर्वे, उसको अभी 2 दिन के लिए करीबन टाल दिया है। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक इसको टाल दिया है 2023। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये लगातार अभी तक चल रहा है और शायद इसमें आगे कुछ समय लग सकता है। तो ये जो मामला है ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का, ये अभी कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये अभी मामला शायद लंबा चलने वाला है। लेकिन एक जो चीज है जो सामने आती है वो इस तरह की है कि अगर आप राम मंदिर का केस देखें, राम मंदिर का जब केस सुप्रीम कोर्ट में था, उसके बाद कई इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चला, आगे अलग अलग अदालतों में जो चला, वहां पे भी उस केस के अंदर जो अलग अलग सर्वेयर्स, जो अलग अलग ट्रैवलर्स आए थे अयोध्या के अंदर उस समय पे, जब से इस केस को देखा जा रहा था 1528 से लेकर 2022 तक, तब से जितने ट्रैवलर्स अयोध्या में आए, जितने हिस्टोरियंस, इतिहासकार आए, उन सबके नोट्स जो थे उनको भी अदालत में देखा गया था इस कोर्ट के आदेश के टाइम पे। ये ऐसा बताया जाता है कि उसमें जो टी फेंथलर थे, विलियम फिंच थे, ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमेरी मार्टिन थे, अयोध्या वाले केस में इन सबके जो टेक्स्ट थे उनको देखा गया था। मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने तो जो सर्वे किया था उसमें 1838 में, उसमें साफ तौर पर निकल के आया था कि जो मस्जिद है वो मंदिर से लिए हुए जो मलबा है उससे बनाई गई है। तो ये चीजें मॉन्टगोमेरी मार्टिन के सर्वे में अयोध्या राम मंदिर के केस में निकल के आई थी, जो हमने आपको पूरा डिटेल वीडियो में एक बताया हुआ है। लेकिन ये जो टी फेंथलर थे और विलियम फिंच थे, इनके नोट्स जो थे, इनको भी कोर्ट ने आगे जाके इस केस में जब इसका फैसला सुनाया तो उसमें देखा गया था। यहाँ पे अगर देखा जाए काशी विश्वनाथ टेम्पल के, काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले में, तो यहाँ पे हमारे पास में जो हिस्टोरियन, जो आपके इतिहासकार साकी मुस्तैद खान, उनका टेक्स्ट मिल जाता है, हसन निजामी, उनका टेक्स्ट मिल जाता है, और साथ में जो जेम्स प्रिंसेप जो हिस्टोरियन है, उसके साथ ही ये जो ऑथर थे जिन्होंने पूरा लिथोग्राफी से एक स्केच, एक पेंटिंग पूरी बनाई हुई है, और साथ में रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है मंदिर का। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट देखते हैं और अगर कोर्ट इनको देखता है तो शायद इसके ऊपर जो इसका जो रिजल्ट होगा, जो फैसला होगा, वो शायद जल्दी भी आ सकता है। तो ये देखा जाना है। फिलहाल ये मामला कोर्ट के अंदर है और कोर्ट के अंदर जब कोई चीज होती है तो उसमें आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ था। हमें जितनी जानकारी मिली, जितनी ज्यादा हिस्टोरियंस की, जितनी इतिहासकारों की अलग अलग जगह से पढ़ के और किताबों में देखकर हमने जितनी जानकारी थी वो आज आपको दे दी है ज्ञानवापी से रिलेटेड। ज्ञानवापी का ये पूरी कहानी थी, कैसे शुरुआत हुई, कैसे 3 बार उसको तोड़ा गया और उसके बाद में उसके पुख्ता सबूत जो जिस तरह से दिखते हैं वो आपको बताए। साथ में अब ये मामला यहाँ पे कोर्ट में है, मामला जो भी आएगा उसका फैसला वो आएगा, लेकिन हमें भारतीय होने के नाते इसमें एक बहुत बड़ी जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि हम कुछ भी फैसला आए, हमें इसमें एक दूसरे को आहत नहीं करना है, एक दूसरे की भावनाओं को आहत नहीं करना है, और साथ ही एक जो भारत का जो माहौल है एकता का, उसको बना के रखना है। सारे धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं और हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। ये जो मंदिर मस्जिद विवाद होते हैं ये पहले भी चल रहे थे, अभी भी चलेंगे, लेकिन आप और हम एक साथ हमेशा रह रहे हैं और इसी तरह से हमेशा रहते रहेंगे। तो ये जो मामले हैं ये चलते रहेंगे, लेकिन आपके और हमारे बीच की जो चीजें हैं वो कभी बिगड़नी नहीं चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को कभी आहत नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।